प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि 30 दिन में हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कैसे करें। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब हम मान के चल रहे हैं कि आने वाला जो 30 दिन है उसके बाद आपका एग्जाम होगा सैनिक स्कूल का, यानी कि फरवरी में कहीं ना कहीं 16 या 23 फरवरी को आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। तो आज है 18 तारीख, यानी कि 18 जनवरी। तो एक महीना का हम टाइम फ्रेम रखते हैं जब आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा अप्लाई होगी। अब अगर आप इस साल के लिए देख रहे हैं तो भी अप्लाई होगी, या फिर आप इसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं ओके इनकमिंग ईयर्स में, तो उसके लिए भी आपको सेमी इक्वली ये अप्लाई होने वाला है। तो हम एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जीरो से स्टार्ट करने का ये मतलब ये नहीं है कि आपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है सैनिक स्कूल का। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उस एक महीने में उस चीज़ को हम कैसे और कंसाइज कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ, हमारा मॉक टेस्ट जो होता है उसको किस तरीके से कर पाएँ और सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से हम करें, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को अभी हम ध्यान में रखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैनिक स्कूल क्लास 6, तो हम 6 क्लास की बात करेंगे इस वीडियो में प्रॉपर। ओके, चलिए। तो अगर हम सैनिक स्कूल 6 क्लास की बात करें तो 125 नंबर का आप सॉरी 125 क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिवीजन देख लेते हैं पहले कि कैसे कैसे ये होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 125। और ये टोटल मार्क्स कितना होता है, टोटल मार्क्स आपका हो जाता है 300 नंबर का। 300 मार्क्स का टोटल आपका पेपर ये होता है। ठीक है, मार्क्स का पेपर होता है। इसमें अगर हम बात करें, अगर इंडिविजुअली डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, मैथ का। ठीक है, मैथ का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और एक जो क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, वो 3 नंबर का होता है। यानी कि केवल मैथ ही आपको 150 नंबर का होता है 300 में से, यानी कि 50% वेटेज क्या है आपका, सिर्फ मैथ ही लेके जाता है ये पूरे पेपर में। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पता होगा, लेकिन रिवीजन के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसमें आपका जीके जीएस भी आता है। जीके जीएस में जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये 50 मार्क्स का आता है। ओके, इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम चीज़ होती है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आपको, और ये भी 2 मार्क्स का एक होता है, यानी कि 50 नंबर के इंग्लिश भी आती है। इसके अलावा इसमें हम रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग भी सेम होता है यहाँ पे, यानी कि रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि टोटल आपको 50 नंबर का रीजनिंग भी होता है। क्लियरली, चलिए इतना तो आपको पहले से भी पता होगा, या नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, अब इस चीज़ का अगर आप एनालाइज करेंगे तो इस पूरे 300 मार्क्स में मैथ का जो वेटेज है, ये अकेला मैथ 50% का वेटेज रखता है। इसके अलावा बाकी के 50% में ये तीनों सब्जेक्ट आपको आते हैं। तो जब आपका रिवीजन होगा, ओके, तो जब रिवीजन करेंगे आप, मॉक टेस्ट वगैरह देंगे या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इस रिवीजन में आपको ये क्लैरिफाई करके चलना होगा कि मैथ में आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हों। वाई, पहला तो सबसे ज़्यादा वेटेज है ये, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस भी इस पे होना चाहिए। मैथ अगर आपका गड़बड़ हो गया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्लियर है। तो मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ एंड रीजनिंग, जहां पे आप 100% क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये दो ऐसे सेक्शन होते हैं। इंग्लिश और जीके थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, 100% करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना आप मैथ और रीजनिंग में 100% ला सकते हैं। तो अगर मैथ में आपको 150 नंबर के आसपास रहते हैं या 140 प्लस भी रहते हैं, ओके, 140 अगर हम मैथ में मान लेते हैं कितना आपको रहना होगा 140 प्लस, और रीजनिंग में 50 का आ रहा है, 50 में भी अगर आप 45 नंबर के आसपास पहुंच पा रहे हैं, ओके, तो इट इज वेल एंड गुड। ये इतना याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में आपके मार्क्स 40 के आसपास रह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मार्क्स आपको 40 के आसपास रह सकते हैं। मैं एक तरीके से आपको अपर बाउंड्री बता रहा हूँ।
ओके, क्योंकि अब इंग्लिश में 50 में 50 ऐसा नहीं कि नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो बहुत रेयर है। मैं ज़्यादातर बच्चों को लेके चल रहा हूँ जिनके मार्क्स इसके आसपास आ सकते हैं ऑन एन एवरेज। जीके की भी बात करें तो जीके में भी बच्चे 40 के आसपास मार्क्स लेके आते हैं जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक रहती है। अब इन सबको अगर आप सम कीजिएगा तो यहाँ से 10 नंबर निकल गया, 10-10 यहाँ से निकल गया 30 नंबर, और 5 नंबर यहाँ से निकल गया 35 नंबर। यानी कि 300 में से 35 मार्क्स निकल गए, तो आपके कितने मार्क्स बचे भाई? आपके मार्क्स बचे 265। यानी कि अगर आपको इतना इतना नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपके टोटल नंबर क्या आएंगे? 265, यानी कि 265 आएंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, ओके, जो बेहतर सैनिक स्कूल हैं, टॉप 5 वाले स्कूल हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 260 प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, और इवन कुछ ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिसमें 270 से भी आपको ऊपर चाहिए, जो टॉप सैनिक स्कूल्स की अगर बात की जा रही है तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, कितना मार्क्स आपको लाना ही होगा। और इतना मार्क्स लाने के लिए आपका मैथ में 140 आना चाहिए, 150 में से 140। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैथ की वेटेज कितनी किस तरीके से है, या फिर रीजनिंग में जो 5 नंबर कट जाए या पूरा मार्क्स आ जाए, तो ये दोनों, क्योंकि जीके और इंग्लिश हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीके को और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको प्रॉपर 100% मार्क्स लाने में बड़ी दिक्कत होगी। ओके, तो जीके में अगर आपका 40 नंबर भी आ रहा है, इंग्लिश में अगर 40 नंबर भी आ रहा है, और अगर आपने रीजनिंग में 50 ला लिया, आपने मैथ में 150 ला लिया, तो समझ जाइए कि यहाँ पे 5 और 10 और 15 इसमें ऐड कर लीजिए, तो आपका 280 नंबर हो जाएगा। और 280 नंबर अगर आ जाता है तो आप सेफ साइड में हैं, आपका टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो पूरा बताने का ये मतलब है कि जो आपके पैटर्न्स दिए गए हैं, ये जो आपके मार्क्स हैं, इनकी वेटेज को समझना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट में कितना, सेक्शन में कितना मार्क्स आपको लाना होगा। ओके, अब आप जीके में 50 लाने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि जीके का जो एरिया होता है बहुत वास्ट है, वो आपसे क्या पूछ देंगे वो एग्जैक्टली आप नहीं जानते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन वहां पे ऐसे आ सकते हैं जो आपको पता ही नहीं चले कि हाँ आपने कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। तो उस एरिया में कभी भी फाइट ना करें जो एरिया काफी अनप्रिडिक्टेबल हो। उसी तरीके से मैक्सिमम बच्चों के लिए इंग्लिश भी ट्रबल होता है, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों की इंग्लिश हो सकती है कि 50 में 50 लेके आए, नो डाउट, लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में 50 नहीं लाते हैं, तो भी मैं उनके मान के चलता हूँ कि 40 के आसपास वो तैयारी कर रहे हैं तो आना चाहिए। हाँ, तो जीके और इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा जाके एकदम फाइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो लगभग आपका यही है कि आपका इतना इतना मार्क्स यहाँ पे आने वाला है। क्लियर है? इतना इतना मार्क्स यहाँ पे आने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि भाई फाइट करना कहाँ है, फाइट आपको करना है इसमें, मैथ में 150 का टारगेट आपका होना ही चाहिए, और रीजनिंग में आपको पूरे 50 का टारगेट होना ही चाहिए। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्क्स लाते हैं तो 280 बनेंगे। ओके, और अगर इसमें भी 10, मैथ में 10 नंबर कम हो जा रहे हैं, 140 आ जा रहे हैं, या फिर रीजनिंग में 5 नंबर कम हो जा रहे हैं, तो 265 बनेंगे। एंड दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना आपको आना चाहिए अगर आपको अच्छे सैनिक स्कूल में जाना है तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं भाई, हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया मैथ्स हो गया। ओके, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा जीके हो गया, तीसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश है, और जो चौथा सब्जेक्ट है ये हमारा रीजनिंग हो जाता है। क्लियर? तो अब हमें बात ये करनी है कि हमारे पास एक दिन का पूरा अगर समय है, अगर मान लीजिए कि आप स्कूल नहीं जाते हैं, ओके, प्रॉपर आप 1 महीने इस तैयारी पे दे रहे हैं, तो अब अगेन कि ऐसे बच्चे काफ़ी कम हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे होंगे, उनके स्कूल का एग्ज़ाम भी फरवरी में होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं फरवरी में उनकी स्कूल का एग्ज़ाम और फिर आपको सैनिक का एग्ज़ाम जो है वो भी क्लैश कर सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों मैनेज करके चलना होगा। लेकिन अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं, डिपेंड करता है कि आपकी किस सब्जेक्ट की तैयारी कितनी है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल मान के चलता हूं कि आपकी तैयारी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है।
ओके, बहुत बेहतर नहीं लेकिन फिर भी एवरेज स्टूडेंट की तरह ठीक है। तो भी इस केस में आपको करना क्या है, आपको करना ये है, हर दिन, फिलहाल अभी हर दिन जीके में आप 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आप यहाँ पे जीके में समय देंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको समय कितना देना है, हमेशा याद रखिएगा 2 घंटे का आप समय दे सकते हैं या इससे कम 1.5 घंटे से 2 घंटा दे सकते हैं। रीजनिंग की जहाँ तक बात करें, रीजनिंग पे आप 1 घंटे का रोज समय दें, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की रीजनिंग ठीक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं होती है। बच्चों की या तो इंग्लिश में परेशानी हो जाती है, मैथ में परेशानी, जीके में परेशानी थोड़ी हो जाती है, तो इसको इस तरीके से हम रखेंगे। मैथ की अगर हम बात करें, मैथ को थोड़ा सा हम ज़्यादा समय देंगे। कितना भाई? मैथ को हम 2.5 घंटे यहाँ पर रखेंगे हर रोज, 2.5 घंटे। अब मैथ को 2.5 घंटे रखने का हमारा मकसद क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है ना, 50% का ये वेटेज रखता है, तो 2.5 घंटा तो आपको रखना ही होगा। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जीके अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पर भी आपको इतना 1.5 घंटे पढ़ना ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जीके में कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी होती है, लर्न करना होता है, उसको याद करना होता है, इट टेक्स टाइम, फिर उसको रिवाइज करना होगा, तो यहाँ पे ये लगेगा। इंग्लिश में मेनली आपसे क्या होता है कि जो ग्रामर वगैरह होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, यही होता है ना इंग्लिश में ग्रामर्स वगैरह, तो इनको भी रूल्स वगैरह देखना, उनको याद करना, फिर उसका आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी थोड़ा इट टेक्स टाइम। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और रीजनिंग 1 घंटे आप आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग आप पहले पढ़ चुके हैं, तो रीजनिंग में जनरली फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इस चीज़ को आपको पूरे 30 दिन अप्लाई नहीं करना है। इस चीज़ को कितना अप्लाई करना है भाई? इस चीज़ को अप्लाई करना है कितने दिन? 15 दिन, 50 डेज, 15 डेज, ओनली 15 डेज इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ध्यान में रखना है कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है इस बीच में, और मॉक टेस्ट जब देंगे तभी आप दे सकते हैं जब आपके चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर हो, अदरवाइज फिर आपको कुछ क्वेश्चन सही होगा, कुछ सेक्शन खराब होगा, तो उससे कोई फिर आपको फायदा नहीं होगा, ओवरऑल मार्क्स आपके कम आएंगे। तो 15 दिनों में आपके पास जितने भी टॉपिक हैं उनको इस तरीके से अलाइन करना है कि वो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाए, और 15 दिन के बाद जो आपका टाइम होगा वो केवल और केवल मॉक टेस्ट, ठीक है, किसके लिए? केवल और केवल मॉक टेस्ट एंड जो PYQs होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 10 ईयर्स का आपको करके जाना है, एटलीस्ट 10 ईयर का करके जाना है। और यहाँ पर अब आखिरी के 15 दिन में समझ के चलिए कि 2 मॉक आपको हर रोज देना है, 2 मॉक हर रोज देना है, यानी कि आखिरी का 15 दिन और 2 मॉक हर रोज, यानी कि 30 मॉक अभी आप तक दे चुके होंगे। एक मॉक में कितना क्वेश्चन होगा? एक मॉक में आपको 125 क्वेश्चन होता है ना, तो 125 और 30 मॉक, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा बताइए? यही होगा ना, यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कितने? 3750 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे जब आप ये 30 मॉक देते हैं, यानी कि हर मॉक डेली देंगे या 2 मॉक डेली देंगे 15 दिन तक, तो 3750 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये बहुत बेहतर है। आपको मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं ना, मैथ में यू विल टेक 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस हैं एक पेपर में और 30 पेपर है आपके पास, यानी कि मैथ के ऑलरेडी आप 1500 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर कर चुके हैं। तो मैथ के आखिरी 15 दिनों में 1500 क्वेश्चंस को रिवाइज करना, उसके अलावे फिर टोटल इतने क्वेश्चंस को रिवाइज करना, अब ये समझिए कि अब आपके मार्क्स हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, और धीरे धीरे अगर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आना चाहिए ये भी ध्यान में रखिएगा। मॉक टेस्ट में अब ये नहीं है कि पहला आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आपका 270 280 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक पहले मॉक टेस्ट से लेके 15वां मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं, इसके बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन जब आप 15वें मॉक टेस्ट से आगे जा रहे हैं तब धीरे धीरे क्या होना चाहिए कि जो आपके मार्क्स हैं उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, और ये जो मार्क्स हैं धीरे धीरे बढ़ के 20वें
जो टेस्ट है, आपका मॉक है, वहाँ तक पहुँचेगा और जब 20 से 30 मॉक तक आप देंगे, ये बीच का जो 10 मॉक है, इसमें आपके मॉक में 270 से ज़्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। कितना मार्क्स आने चाहिए? 2 से 70 से यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आपको आना चाहिए। अगर आपके आखिरी के 10 मॉक में 2 से 70 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो यू आर कंफर्टेबल कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी आप 260, 270 से प्लस वहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पे क्वेश्चंस को करना सीख गए हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए हैं, प्रेशर को हैंडल करना सीख गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो OMR शीट होता है, OMR शीट में ही आपको फिल करना है। क्यों? क्योंकि OMR शीट में कभी-कभी बच्चे गलतियाँ कर देते हैं कि 4 की जगह 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ और भरना था, तो वो 3 नंबर क्वेश्चन में लगा देते हैं। तो इससे ऊपर-नीचे हो जाता है, तो पूरा OMR गलत हो जाएगा। फिर उसमें नाम भरना होता है, नाम में वो अपना सर्कल करने में वो गलत कर देते हैं। तो ये छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आपने यही छोटी चीज़ में गलती कर दी, तो सारा आता हुआ काम आपका खत्म हो जाएगा। है ना? तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी मॉक दीजिएगा, मॉक हमेशा OMR शीट पे देना है। और इस चीज़ को, इस पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करते हैं, नो डाउट आप आराम से सैनिक के एग्ज़ाम में 260 प्लस या 250 प्लस आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस चीज़ को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा तभी होगा। बाकी स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी यूट्यूब पर हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है। आपने भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी 1 महीने के लिए। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप उसको अप्लाई करें बिना एप्लीकेशन के, और बिना प्रयत्न के कुछ होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो मैंने बताया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं हट गया हूँ। ओके, और इसका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ओके, और इस चीज़ को फॉलो करिएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, तो इसी तरीके की और कुछ वैल्यूएबल वीडियोस आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे।